एक सेक्शन 90 है, सेक्शन 90 इंडियन एविडेंस एक्ट। वो कहता है कि अगर 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट है, और मैं आसान भाषा में उसको समझाऊं तो 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट है और वो ऐसी कस्टडी में है जो कोई सस्पिशन क्रिएट नहीं करता, नेचुरल कस्टडी जिसको बोलते हैं। मैं आसान भाषा में लेमेंस लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है और ऐसी कस्टडी में है था अभी तक जो कि सस्पिशन क्रिएट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट की कस्टडी में है, कोई पुराना डॉक्यूमेंट है हमारा इंडिपेंडेंस से पहले का, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो कस्टडियन है उसके ऊपर कोई सस्पिशन नहीं है और नेचुरल कोर्स में भी वो वहाँ पे मौजूद है। तो 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है और ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो उसको क्या माना जाएगा? जेन्युइन माना जाएगा, जेन्युइन माना जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक इम्पोर्टेंट जो हमारा एस्पेक्ट हो गया, आजकल जो हम विल बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी की जो पुरानी विल क्रिएट कर देते हैं। भाई मान लो किसी के ग्रेट ग्रैंडफादर ने करी या ग्रैंडफादर ने करी, तो क्या वो वैलिड है? और वो 30 साल पुरानी भी है, तो क्या 30 साल पुरानी विल जेन्युइन मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 90? देखो सेक्शन 90 ये रहा इंडियन एविडेंस एक्ट। व्हेन एनी डॉक्यूमेंट परपर्टिंग और प्रूव टू बी 30 ईयर्स ओल्ड, अगर 30 साल है या ऐसा बोला जा रहा है कि 30 साल है, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इन पर्टिकुलर केस कंसिडर्ड प्रॉपर। मतलब प्रॉपर मीन्स कि भाई नेचुरल कोर्स में उसके पास ही होनी चाहिए थी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट विच purports to be in handwriting of any particular person। ठीक है, तो बेसिकली आगे आप पढ़ लीजिए, बट बेसिकली ये कह रहा है कि अगर ऐसा है कि 30 साल पुराना है या फिर 30 साल पुराना बताया जा रहा है और नेचुरल कोर्स में कस्टडी में है और कोई सस्पिशन नहीं है, तो क्या होगा? उस पे जो सिग्नेचर है या हैंडराइटिंग है वो उसी पर्सन की मानी जाएगी जिसकी वो बताई जा रही है। मतलब वो डॉक्यूमेंट आपका जेन्युइन माना जाएगा एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड। डॉक्यूमेंट जेन्युइन माना जाएगा एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट एविडेंस के रूप में, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कभी ज़रूरत पड़ती है तो भी। अभी जो क्वेश्चन जो आता है इसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सेक्शन विल के ऊपर भी एप्लीकेबल है? क्योंकि विल में तो जनरली प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है और कई बार ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर जो है विल बना जाते थे, फादर बना जाते थे और बाद में हमको मिलती थी। तो क्या वो विल जेन्युइन मानी जाएगी अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सेक्शन 90 इंडियन एविडेंस एक्ट? तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो आंसर है, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने हमको दिया है। और केस का नाम क्या है? केस का नाम है आशुतोष समंता वर्सेस रंजन बाला दासी एंड अदर्स। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सेक्शन 90 जो है वो विल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 90 विल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई विल ऐसी है जो 30 साल पुरानी है या x ईयर्स पुरानी है, तो इट हैज़ टू बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट। एक तो इंडियन एविडेंस एक्ट के 68 के अंदर में वो प्रूव करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब वो प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है? 68 कहता है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। इसमें कह रहा है कि
प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। तो इसमें क्या है, विल की भी बात आती है, विल को कैसे प्रूव करना है, क्योंकि प्रिजम्पशन तो नहीं होगी, ये साफ साफ कह दिया प्रिजम्पशन नहीं होगी, तो प्रूव करना है। वो प्रूव करना है कैसे, 68 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत और 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत, 63C। और दोनों एक ही बात कह रहे हैं बेसिकली, कि हमको ये प्रूव करना है कि भाई ये विल जेन्युइन है। और कैसे प्रूव करना है ये हमें बताया है 68 एंड 63C में, क्योंकि 90 तो नहीं लगेगा, ये क्लियरली बोल दिया है कि जो 90 है, सेक्शन 90 है, वो हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, सेक्शन 90 हमारा नहीं लगेगा। तो हमें जो है प्रूव करना पड़ेगा 68 एंड 63C। 68 किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का, और 63C किसका, इंडियन सक्सेशन एक्ट का। दोनों ये कहते हैं कि अगर कोई विटनेस है, कोई एक भी, एटलीस्ट वन कोई भी विटनेस है, उसकी मदद से उसको बुला के हम जो है उसके कंटेंट प्रूव कर सकते हैं। मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ये है इसका मतलब, कि अगर कोई भी मान लो विटनेस थे उस विल के, कोई एक, तो मान लो अगर 2 थे 3 थे, तो आप उनमें से एक अगर कोई अलाइव है इन केस, तो वो हमें प्रूव करना है 68 63C के अंदर में, उसको बुला के हम उसको कंटेंट को प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि अगर ना हो तो क्या करें, तो हमारा फिर नेक्स्ट जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 69 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या कहता है कि हमारे पास में अगर कोई विटनेस जिंदा नहीं है, कोई भी विटनेस नहीं है, बहुत पुरानी विल है, कोई विटनेस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी या तो हैंड राइटिंग प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अगर विटनेस नहीं है तो आपको हैंड राइटिंग प्रूव करनी पड़ेगी, और सिग्नेचर प्रूव करना पड़ेगा कि हैंड राइटिंग भी उसी आदमी की थी और सिग्नेचर भी उसी आदमी का था। तो तब जाके आपकी वो विल क्या होगी, मान्य होगी। अदरवाइज अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए तो क्या होगा, आपकी विल मान्य नहीं होगी। तो अगर मैं समरी करूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट का, तो समरी में ये है कि जो सेक्शन 90 की जो प्रिजम्पशन है 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट की, 30 ईयर्स ओल्ड जो डॉक्यूमेंट होंगे वो जेन्युइन होंगे, तो वो तो विल के ऊपर तो अप्लीकेबल नहीं है। अगर विल है तो विल कैसे होगी प्रूव, सेक्शन 90 नहीं अप्लीकेबल है तो विल पे प्रूव कैसे होगी, कि कोई भी एटलीस्ट वन विटनेस, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो एटलीस्ट वन विटनेस बुलाए जाएंगे और हमारा क्या किया जाएगा, उससे हम कंटेंट को प्रूव करवा लेंगे। ठीक है, मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। और अगर कोई भी अलाइव नहीं है, कोई भी नहीं है अलाइव, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 69 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत में उसके कंटेंट्स, मतलब उसकी हैंड राइटिंग एंड उसके सिग्नेचर हमको प्रूव करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगी। और केस का नाम आपके सामने, आप इसको नोट कर लीजिए, रिसेंट केस है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।